रुक रुक, गोली नहीं, इसको हम अपने तरीके से निपटेंगे। चल खींच इसको बाहर, चल निकल बाहर, चल चल। चल यूपी में दिन दहाड़े कुछ लुटेरों ने एक बैंक की वैन को लूटा। वैन के सिक्योरिटी गार्ड्स का गला घोटकर उनकी हत्या कर दी गई। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के एक शहर में सनसनीखेज तरीके से एक डकैती को अंजाम दिया गया। इतनी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद लुटेरे बैंक की गाड़ी से पैसे और जेवरात लूट कर ले गए। बैंक के सुरक्षा कर्मी इन लुटेरों को रोकने में नाकाम रहे। आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें छपती रहती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में हमारे देश में लगभग 4,500 लूट और डकैती के केसेस दर्ज हुए। ये कोई फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी डकैती के मामले सामने आते हैं और ऐसे गिरोह प्लानिंग के साथ लूट और डकैती को अंजाम देते हैं। इस घटना में सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि गिरोह के मुखिया ने अपने साथियों को कोई भी हथियार ना चलाने का ऑर्डर दिया था। फिर भी 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। यह गिरोह का लूट करने का तरीका अलग था। यह कैसा गिरोह था? क्या यह लूट योजना बनाकर की गई थी? क्या लुटेरे कानून के हाथों से बच पाएंगे? जानने के लिए देखते हैं यूपी की यह वारदात। सारे काम बाद में, पहले खाना खाएंगे आप। जी बिटिया एकदम। हमारी बिटिया जब इस जोड़े को गहनों के साथ पहनेगी तो एकदम राजकुमारी लगेगी, राजकुमारी। मैं कल ही बैंक जाकर बैंक मैनेजर से मिलकर सारे गहने ले आता हूँ। हाँ पापा ले आइएगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा आराम कर दीजिए। इतने दिनों से देख रही हूँ दौड़ भाग कर रहे हैं शादी की। पापा आपको इतनी भी क्या जल्दी है मुझे इस घर से विदा करने की? अरे नहीं रे बेटा, हर बाप की जिंदगी में एक न एक दिन ये पल तो आता ही है। सॉरी पापा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अरे कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। वो भाई साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। जाओ तुम अंदर जाओ। नमस्ते मनोहर साहब। आपका इस वक्त मेरे घर पे आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जी माफ कीजिएगा, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर आपके लिए कुछ खास तोहफा लाया हूँ। मेरा टेंडर पास करवा दीजिए। आप भी खुश, हम भी खुश। आपने मेरे बारे में ऐसी घटिया बातें सोच भी कैसे ली? आपको क्या लगता है कि ये रिश्वत लेकर मैं आपके टेंडर पास कर दूंगा? सर प्लीज कुछ तो करिए सर। बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। आप मेरे घर से बाहर निकलिए। सर प्लीज। आई सेड आउट राइट नाउ।
आपके लिए खीर बनाई है, जरा टेस्ट करके बताइए कैसी है। अरे ये ऐसी वैसी खीर थोड़ा है, तो हमारी विष्णु बिटिया ने बनाई है। अरे स्वादिष्ट तो होगी ही ना। अच्छा बिटिया, अब हम चलते हैं, ख्याल रखना है, हमको देर हो रही है। चलता। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। बाय पापा। बाय, सी यू। हेलो, मेरा एक आखिरी मीटिंग है जिसकी वजह से लेट होगा, तो जब तक मैं वापस नहीं आता हूं तब तक सारा काम संभाल लेना साइट पर, ओके? माँ, माँ मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे जल्दी निकलना है। माँ, माँ जल्दी करिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ये ले बेटा टिफिन, अच्छा बैग में डाल दे। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, मैं निकल रहा हूँ। हाँ। जय श्री कृष्ण। समय से खा ले। हाँ जी माँ। अरे खत्री साहब, कैसे हैं आप? मैं भी अच्छा हूँ। खत्री साहब, वो पाठक वाले जमीन की डील 60 लाख में फाइनल करवाइए ना। अरे खत्री साहब, एक बार कोशिश तो। खत्री साहब, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अगर एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना है ना, तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, छुट्टियों में भी, तभी जाके कुछ होता है, समझे? हम लोग देखो कैसे प्रोफेसर बने, दिन रात एक कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, पढ़ाई कभी छोड़ो मत। ओके गाइस? ओके, ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय। ये नंबर किसके लिए लिखा गया था? क्यों मनोहर अलग अलग जगहों पर नंबर 5 का मार्क लगा रहा था? क्या ये रतीश देव और असलम के लिए कोई सूचना थी? क्यों रतीश देव और असलम इस मार्क को देखकर हड़बड़ी में कहीं निकल गए? कहां जा रहे थे ये लोग? इन लोगों का इस मार्क से क्या रिश्ता था? ये आम दिखने वाले लोग असल में कौन थे और क्या करने जा रहे थे? काशीनाथ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम छोटी ब्रांच को बंद करके सारे अकाउंट्स और लॉकर्स वहाँ मेन ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए सारे लॉकर्स भी कल वहाँ मेन ब्रांच पे ले जाने हैं। तो कल आप दोपहर को आइए, मैं आपके सारे जेवर निकलवा दूंगा। नहीं मैनेजर साहब, आप जानते नहीं है, हमारी बिटिया की शादी में कुल 48 घंटे बचे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कितनी मुसीबत हो जाएगी। हाँ काशीनाथ जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, पर क्या करूँ, बातें कुछ ऐसी है। पर आप बिल्कुल भरोसा रखिए, आपकी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं है। ठीक है साहब, ठीक है। हाँ हाँ, कल के लिए तैयार रहना। अरे समधी जी, वो आपने कहा था ना 10 तोला सोना और 5 लाख रुपया, हाँ उसका इंतजाम हो गया। अरे हमारी बिटिया की शादी है, धूमधाम से करेंगे साहब जी। बहुत अच्छा। पापा, हाँ। क्या वो लोग मुझे अपने घर की बहू सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि उन्हें दहेज चाहिए? अरे नहीं मेरी भोली बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर वो लोग
ये सब कुछ हमसे नहीं मांगते तो भी तो हम ये सब कुछ देने ही वाले थे, हैं? अरे हर बाप का सपना होता है कि वो अपनी बिटिया को दुल्हन के जोड़े में विदा करे, और तू तो मेरी सोना बिटिया है कि नहीं? अरे पापा, हाँ निशु बिटिया, कहाँ बात? कहाँ जा रहे हैं? अरे बिटिया, थोड़ा बैंक का काम है, निपटा के आते हैं, अपना ख्याल रखना है। अच्छा ठीक है पापा, जाइए। बाय पापा। बाय बेटा, बाय बाय बाय। संतराम। यस सर। चलो। जी सर। और संभाल के ले जाना। यस सर। ठीक से। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। वैन यहां से निकल चुकी होगी, हमें उन्हें उनके रास्ते से भटकाकर यहां लाना होगा। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वो लोग हमें आते हुए देख भी नहीं पाएंगे। गुड। सबके पास ये रेडी है ना? गुड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हें डराने धमकाने के लिए है, कोई खून खराबा नहीं होनी चाहिए। ओके। जय मां। जय मां। रास्ता बंद है, ये तो इस रास्ते से ले लो। अरे रोक रोक, गोली नहीं, इसको हम अपनी तरीके से निपटेंगे। किस चीज को मार? चल निकल निकल चल। चल
सर, हमें यहाँ पर 3 लाशें मिली हैं, जिनमें से 2 सिक्योरिटी गार्ड और 1 ड्राइवर है। यहाँ पर लॉकर से भरा ट्रंक बॉक्स भी चोरी हुआ है। कोई गवाह मिला? यस सर, एक आदमी है जिसने गोली चलने की आवाज सुनी है और दूर से उसने 4 हमलावरों को भी देखा है, लेकिन धुएं की वजह से वो ये नहीं समझ पाया कि 4 नकाबपोश कहां से आए थे और कहां चले गए। चौबे जी, सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर उन चारों के पास पिस्टल थे तो इन तीनों को गला घोंट कर क्यों मारा? सीधा गन से शूट क्यों नहीं किया? इसका मतलब उन लोगों के पास वक्त बहुत था। इंटरेस्टिंग। खैर, आप एक काम कीजिए, इन तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिएगा। ओके सर। सर, हमने सिक्योरिटी कंट्रोल पॉइंट से पता किया है, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिली है कि वैन मेन हाईवे से ही जा रही थी, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से ड्राइवर को अपना रास्ता बदलना पड़ा। नहीं 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 चौबे जी, रास्ता वास्ता कोई बंद नहीं था। यह सिर्फ एक प्लानिंग का हिस्सा था ताकि ये तीनों रास्ता भटक सके। खून का निशान? चौबे जी, इन तीनों की लाश पे एक हल्की सी भी खरोच तक नहीं है। हो ना हो, यह खून उन्हीं चारों में से किसी एक डकैत का है। आप एक काम कीजिए, आसपास के इलाके के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी क्लिनिक हैं, सब में जाइए और पता कीजिए और नजर रखिए। यस सर। हो ना हो वो डकैत अपने इलाज के लिए वहां आएगा, नजर रखिए। ओके सर। अरे आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। अरे आप लोग अंदर नहीं जा सकते। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे अंदर नहीं जा सकते आप लोग ऐसे। अरे ऊपर कोई नहीं जा सकता। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? लुट गए, हम सब लुट गए। वो कमीने लुटेरे हमारे बैंक के सारे लॉकर उड़ा ले गए। मैनेजर, ये तू हमका कहाँ फंसा दिया रे? हम अपनी बिटिया की शादी के लिए गहने जुटाए थे, तू कहाँ डाल दिया? बिटिया की शादी कैसे होगी? क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। कहाँ जा? बिटिया की शादी कैसे होगी? अच्छा, अच्छा सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। क्या हुआ पापा? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? उदास नहीं बिटिया, बस थक गया हूँ। लेकिन पापा। अरे नहीं मेरी बिटिया, अभी आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा इंस्पेक्टर साहब कि मेरे अलावा बैंक स्टाफ, सिक्योरिटी वाले, प्यून, इन सभी को उस ट्रांसफर के बारे में पता था। और फिर मैं भी तो इन कस्टमर की जैसा ही तो हूं। मैंने भी अपनी जिंदगी भर की पूंजी गंवाई है इसमें। फिर भी अगर आपको किसी पे शक है तो आपको हमें बताना चाहिए। नहीं साहब, मुझे किसी पर कोई शक नहीं। ओके वेल, थैंक्स फॉर कमिंग। अब आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। थैंक यू सर। आप बैंक जाइए और वहां जाकर स्टाफ के एक एक मेंबर से अच्छी तरीके से पूछताछ कीजिए, क्योंकि वहां हर किसी को लॉकर ट्रांसफर वाली बात पता थी। और इस बैंक मैनेजर और वॉचमैन पे भी
कड़ी नजर रखिए और मुझे स्टाफ, वहां के सिक्योरिटी स्टाफ, बैंक स्टाफ, सबकी हिस्ट्री, उनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स सब मुझे चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई उन चोरों से जरूर मिला होगा। क्या हुआ, इंतजाम किया आपने पैसों और गहनों का? हाँ समधी जी, हाँ इंतजाम तो है, थोड़ा सा साथ दीजिए समधी जी। देखिए बात ऐसी है कि जॉन बैंक में हमने गहने और कैश जमा किया था, उसे शिफ्टिंग में कुछ लुटेरे लूट के ले गए। क्या बात कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं दे पाएंगे हमको? अरे नहीं समधी जी, इस वक्त आप हमारा साथ दीजिए समधी जी। नहीं नहीं, ये सब हम सुनना नहीं चाहते। हम ये शादी अभी इसी वक्त तोड़ते हैं। देखिए इस सब में हमारी बिटिया का कौन कसूर नहीं है, उस मासूम को इसकी सजा काहे दे रहे हो? हेलो हेलो, पापा इस वक्त बहुत परेशान है, पर इस वक्त पापा के पास जाना ठीक नहीं होगा। मुझे देखेंगे तो और टूट जाएंगे। ये आधा सरदार का और ये 3 हिस्से हमारे, और ये उसका नंबर 5 का। अब हम कुछ महीने शांत बैठेंगे और मेरे अगले इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करना। जय मां, जय मां। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 लूट के केसेस दर्ज हुए। इन डकैतों को पकड़ने में कई बहादुर पुलिस कर्मियों ने अपनी जान भी गंवाई। ये शातिर अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद आम आदमियों की तरह समाज में घुल मिल जाते हैं। इस वारदात से काशीनाथ की जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा। काशीनाथ ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो रुपए और जेवर जमा किए थे वो उसे लेने गए थे। इस घटना की वजह से उन्हें समय पर अपनी पूंजी नहीं मिल पाई। अब निशा की शादी का क्या होगा? क्या जवाब देंगे काशीनाथ अपने होने वाले समधी को? मैनेजर साहब, हमें हमारे रुपए पैसे मिलेंगे कि नहीं वापस? कुछ तो तरकीब सोचिए, ऐसे हाथ में हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है पुलिस स्टेशन जाके पूछिए। चलिए यहाँ से जाइए। एक बात हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये काम किसी पेशेवर चोरों के गैंग का ही है, जो कि अब अपने नए शिकार की तलाश में होंगे। मैडम मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे बात करनी है, मुझे जाने दीजिए मैडम। ये क्या तरीका अंदर आने का? बाकी लोग भी बाहर लाइन में खड़े हुए अपने पैसे और गहनों की इंक्वायरी के लिए। आप प्लीज बाहर जाइए। मैं यहाँ पैसों और गहनों के लिए नहीं आई हूँ, इंसाफ मांगने आई हूँ। मुझे अपनी पिता की मौत का इंसाफ चाहिए। उन लुटेरों की वजह से मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली। वो पिता जिसने मुझे कभी जिंदगी जीना सिखाया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके गुनहगारों को पकड़ने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इंस्पेक्टर साहब, उन लुटेरों के बारे में कुछ पता चला? सर कुछ कीजिए, वो हमारे खून पसीने की कमाई थी। सर बैंक मैनेजर हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। सर प्लीज कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए सर, प्लीज सर, कुछ कीजिए सर। देखिए, आप लोग हौसला रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो लोग चाहे जहां भी छुपे हों, कानून की नजरों से बहुत दिनों तक नहीं बच सकते। आप लोग अपने घर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। चलो भाई चलो। इस वारदात की वजह से काशीनाथ को अपनी जमा पूंजी वक्त पर नहीं मिल पाई।
जिसकी वजह से निशा की शादी टूट गई और काशीनाथ ने आत्महत्या कर दी। निशा को अपने पिता की मौत का इंसाफ चाहिए था। लुटेरे आम आदमी के भेष में समाज में घुल मिल गए। अब पुलिस की तफ्तीश जारी थी और पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही थी। अब सवाल यह था कि आखिर बैंक की शिफ्टिंग जैसी खुफिया जानकारी लुटेरों तक कैसे पहुंची। आम आदमी जैसी नॉर्मल जिंदगी जीने वाला इन लुटेरों का सरदार आखिर था कौन? ओके सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से एक बात साफ हुई है कि उन तीनों की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी। और एक बात और पता चली है सर कि उस दिन हाईवे को जानबूझकर ब्लॉक किया गया था ताकि बैंक की वैन को रास्ते से भटकाया जा सके। और यहां तक कि जो एक लुटेरा घायल हुआ था वो भी अपने इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं गया। हमने आसपास के सभी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में पूछताछ की है। आखिर ये लोग कौन है सर? सर, आपके यहाँ ट्रांसफर होकर आने से पहले ऐसी बड़ी सोची समझी प्लान की हुई ये पिछले 3 साल की 5वीं चोरी है। हमें तब भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था और जितने गवाह थे उन सबको गला घोटकर मार दिया जाता था। आप उन केसेस की फाइल दीजिए। यस सर। एक जगह है जहां छानबीन करने से शायद हमारे हाथ कोई सबूत लग जाए। 3 साल पहले हुई इस चोरी में सेठ धनपत की बेटी बच गई। आप सेठ धनपत की बेटी को बुलाइए, शायद अब वहीं से हमारे हाथ कोई सबूत लग जाए। माफ कीजिए, हम आपके पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहते, लेकिन यह जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि 3 साल पहले आपके साथ क्या हुआ और आपकी शायद इस मदद से हम कुछ जिंदगियों को बचा सकें। 3 साल पहले मेरा एक जानलेवा एक्सीडेंट हुआ था। मैं कोमा में चली गई थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब मेरे पापा ने मन्नत मांगी कि अगर मैं बच गई तो माता रानी के मंदिर में 1 किलो सोने का मुकुट चढ़ाएंगे। मैं बच तो गई, लेकिन अपने दोनों पैर गंवा दिए। पापा फिर भी खुश थे क्योंकि मैं उनकी नजरों के सामने थी और उसी मन्नत को पूरा करने पंडित जी के साथ मंदिर जा रहे थे। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा, पापा, पंडित जी, क्या हो रहा है सब? पापा कहाँ है? पापा, पंडित जी, पंडित जी, कौन हो तुम लोग? मेरे पापा को छोड़ो, पापा छोड़ो, पापा छोड़ो, मेरे पापा को छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? पापा, पापा उठो, पापा, पापा कुछ तो बोलो पापा। मेरे पापा बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन थे। हमने उन हत्यारों को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक भी हाथ नहीं लगा। आपको उस घटना की कुछ खास बात याद है? I mean, उनका चेहरा, उनकी कदकाठी या उनकी आवाज, कुछ भी? मुझे कुछ भी याद नहीं है। उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे। हाँ, लेकिन एक बात याद है, उन्होंने गला घोटने के लिए पीले रंग का रुमाल इस्तेमाल किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की किसी पीले रुमाल के बारे में बात कर रही थी जिससे गला घोटा गया। एक बात और, हत्यारों ने दोनों आदमियों को मार दिया लेकिन उस लड़की को छोड़ दिया। इससे यह बात तो साफ है कि वो कोई मामूली डकैत नहीं है, ठगों की पूरी फौज है। यह बात तो सच है कि पिछले कई सालों से इस गैंग ने अपना आतंक फैला रखा है और पुलिस भी अब तक इनको पकड़ने में नाकामयाब रही है। ये इतनी चालाकी से अपने मकसद को अंजाम देते हैं। ठगी का धंधा सालों पुराना लगता है। ये इनको विरासत में मिलता है अपने बाप दादाओं से, इसीलिए बाहर के किसी भी इंसान को ये अपने गैंग में शामिल नहीं करते। सर, पर ये पीले रुमाल का क्या चक्कर है? ठगी गैंग के अपने कुछ तरीके होते हैं।
ये बिना खून बहाए अपने शिकार का शिकार करते हैं, उस पीले रुमाल से गला घोंट कर। बहुत ही चालाक होते हैं ये लोग। सर, अगर वो ठग आम से लगने वाले लोग हैं तो हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे, वो भी बिना किसी सुराग के। बैंक में काम करने वाले हर इंसान पर हमने नजर बना रखी है और कहीं कोई गड़बड़ी या गलत हरकत नजर नहीं आ रही। बैंक में जिन जिन लोगों को लॉकर ट्रांसफर का डेट और टाइम पता था, उन सब का फैमिली ट्री के बारे में पता लगाओ। उनकी पिछली 2-3 पीढ़ियों के बारे में पता लगाओ। उनके बाप, दादा, परदादा, सबके बारे में। वो कहाँ जाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, सब। अब बस यही एक तरीका है, अंधेरे में तीर मारते हैं, शायद निशाने पर लग जाए। यस सर। अरे चौबे जी, वो फाइल कहाँ है? अभी ले गया था सर। बैठिए निशा जी। थैंक यू सर। मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? 2 महीने बीत चुके हैं। क्या आप लोग अपनी जांच पड़ताल में उन लुटेरों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सके? निशा जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब बस हिम्मत रखिए। हम बहुत जल्द आपके दोषियों को आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। बॉस, नंबर 5 कहाँ है? आता ही होगा। लो, आ गया। हमारा अगला टारगेट है डायमंड एंड जेम एग्जीबिशन। अगले महीने होने वाले इस एग्जीबिशन में हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। उसके बाद हमारे पास करोड़ों करोड़ों रुपए होंगे। अरे 5 नंबर, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। सर इधर देखिए। सर, शायद वो सब यहां से भाग के गए हैं। अपनी बैकअप टीम को इन्फॉर्म करो बैकअप भी। उनको बोलो कि सारे ठग भाग चुके हैं यहाँ से, उनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। सारी फोर्स उनके पीछे लगा दो। यस सर। चलो जल्दी। सुनो, तुम दोनों यहाँ जाओ, आप मेरे साथ आइए। कब?
दौड़ाया सालों ने, अब बताते हैं। चलो। क्यों पे ठगोगे सरदार? साले तुम लोगों को कैसे पता लगा कि पुलिस तुम लोगों के पीछे पड़ी है बैंक मैनेजर के साथ? और जैसे ही तुम लोगों को भनक लगी तो तुमने उसे भी मार दिया। क्यों? बोल बोल। नंबर 5 ने खुद ही कबूल किया था कि उसके जरिए पुलिस हम तक पहुंच रही है। साहब, हमारे धंधे का भी उसूल होता है। और अपना ये गटर साले, एक तो तुम लोग मासूम लोगों की जान लेते हो, उन्हें लूटते हो, ऊपर से ये उसूलों की बात करता है तू। हम लोग जान रहे थे कि ये कहीं ना कहीं ठग गैंग का ही काम है। वो पीला रुमाल, बिना खून निकाले लोगों को मार डालना, ये सब पुश्तैनी ठगों का ही काम हो सकता है। सबकी कुंडलियां निकाली, जो भी बैंक लॉकर के बारे में जानता था, उसमें हम लोगों को पता चला कि बैंक मैनेजर के दादा वो भी ठग रह चुका है। पिछले 30 सालों से फरार है वो। इस तरह हम बैंक मैनेजर तक पहुंचे और फिर उससे हमने अपने तरीके से पूछताछ की। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन है। अब तू डिसाइड कर ले कि तू मरना चाहता है या फिर हमें सब सच सच बताना चाहता है। देख मैनेजर, ना तो तेरी कोई फाइल बनेगी और ना ही कोई रिकॉर्ड। किसी गंदे नाले से तेरी लाश मिलेगी और हम भी पंचनामा करके केस को यूं रफा दफा कर देंगे और तुम्हारे घर वाले परेशान होकर घूमते रहेंगे। इसीलिए बोल रहा हूं, कबूल दे सर। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं जानता। इस साले को तब तक मारो जब तक इसकी सांस ना उखड़ जाए। चल बोल, कौन कौन है तेरे गैंग में और कहां रहते हैं? बोल। मैं भी उसी गैंग का हिस्सा हूं। चल बोल, तेरे गैंग में और कौन कौन है और कहां कहां रहते हैं, सब बोल। सिर्फ सरदार जानता है कि वो सब कहां रहते हैं। वही हमसे संपर्क करता है। हम तो एक दूसरे को जानते तक भी नहीं। एक दूसरे को हम सिर्फ नंबर से जानते हैं साहब। किसी भी काम को अंजाम देने के बाद हम एक दूसरे से मिलते तक भी नहीं साहब। हाँ, एक नंबर होता है हमारे मिलने का, सिग्नल, और वो भी हमें सरदार ही देता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब। तो कोई तो तरीका होगा तेरे सरदार तक पहुंचने का। अब जब तक उसका कोई अगला सिग्नल नहीं आता तब तक तो कोई तरीका नहीं। और फिर हम लोगों ने बैंक मैनेजर पर अपनी नजरें रखी। तुम लोगों के अगले सिग्नल आने का वेट किया और बैंक मैनेजर का पीछा करते करते यहां तक आ गए। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कानून के पंजे में फंस ही जाता। साला जेल में जाओगे तुम लोग और सफर करेगी तुम्हारी फैमिली। वो लोग तो बेचारे शायद जानते भी नहीं होंगे कि तुम लोग उनके पीठ के पीछे कितने काले और घिनौने काम करते हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। इन चारों के स्टेटमेंट पे दस्तखत ले लो। तो पापा, आखिरकार हमें इंसाफ मिल ही गया। अपनी काबिलियत से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतना मुश्किल केस सॉल्व किया और इन लुटेरों को इनकी सही जगह पहुंचाया, यानी कि सलाखों के पीछे। कौन कह सकता था कि ये आम आदमी की तरह जीने वाले लोग दरअसल लुटेरे थे। अदालत ने मनोहर, देव, रतीश और असलम को डकैती के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 390, 402 और सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के जुर्म में सेक्शन 396, 397, कानूनी गवाह बैंक मैनेजर की हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 और आर्म्स एक्ट 26 और 35 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद हमारी जिम्मेदारी है। अपने आसपास होने वाले किसी भी प्रकार के संदेहजनक घटना को आप तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। हमारी चौकस नजरें पुलिस को अपराधी तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है। हम यूपी वासियों को जरूरत है तो सतर्क रहने की और गुनहगारों को कानून के हवाले करने की, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ।
तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।